हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बातचीत करेंगे पूरे के पूरे लीगल स्ट्रक्चर की कि म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, राइट। तो हमारा जो ये सारा का सारा काम है, ये पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के जितने रेगुलेशंस हैं, सेबी ने अपने वो सारे के सारे जितने भी रेगुलेशंस बनाए थे 1996 वाले, उनके अंदर ही सारी की सारी डिटेल्स हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो कैसे इस्टेब्लिश होता है, किस तरह से वो काम करता है, उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आज वो हम सारी की सारी बात करेंगे, राइट। तो जब म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो सबसे पहले किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर बनाना है तो उसको एज अ ट्रस्ट क्रिएट करना होगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट है हमारा एक, ठीक है जी। तो अब जब ये ट्रस्ट बनाई गई है तो इसका मतलब इसलिए कि आपके विश्वास पर ही ये पैसा लोगों ने आपके पास जमा करवाया। उस ट्रस्ट में जो है वो ट्रस्टी होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो सेबी ने दी अपने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि ये एक फंड ऐसा है जो कि इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट बनाया जाता है। लोगों से पैसा लिया जाता है, लेकिन वो पैसा कैसे लिया जाता है? थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स। जैसे आपने अभी हमने जितना भी अभी तक पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल यूनिट्स दी जाती हैं, ठीक है ना। यूनिट्स दी जाती हैं और हर यूनिट की एनएवी निकाली जाती है। तो पब्लिक में से लोग आते हैं, लोग इसमें पैसा लगाते हैं, या एक पर्टिकुलर सेक्शन पब्लिक का आता है जो एक या एक से ज़्यादा स्कीम्स में पैसा लगाता है। वो पैसा, ये म्यूचुअल फंड हमने पहले ही सीख लिया सारा का सारा कि कहाँ लगता है। वो पैसा इक्विटी मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, ठीक है, गोल्ड रिलेटेड, सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड, या रियल एस्टेट। हमने ये सारी बातें पहले से कर ली है। तो यहाँ पर वो पैसा लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक सबसे पहले एएमसी बनानी पड़ती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को चलाएगी। यानी इसकी जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट है इस म्यूचुअल फंड की, माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए एएमसी को अपॉइंट करना पड़ता है, एएमसी को बनाना पड़ता है। तो ट्रस्टी के रूप में एक ये जो म्यूचुअल फंड जो है वो ट्रस्ट के रूप में बनाया गया, और जो ट्रस्टी हैं अब ये उन्हीं की ड्यूटी है कि वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इस पूरे के पूरे पैसे को मैनेज करने के लिए कहें कि जी आप इसे मैनेज करो। यही लोग कस्टोडियन को भी अपॉइंट करेंगे, कस्टोडियन जिसके पास वो सारी की सारी सिक्योरिटीज़ होंगी, ठीक है जी। और आरटीए यानी जो ट्रांसफ़र जितने होते हैं, रजिस्ट्रेशन जितने होते हैं, उसकी ड्यूटी कितनी होगी, किसकी होगी। तो हम इन सभी की एक एक करके यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। स्टेप वाइज स्पॉन्सर कौन होता है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी उसके हिसाब से ये तो ट्रस्ट होनी चाहिए नंबर एक। जो पैसा होगा वो पब्लिक से रेज किया जाएगा, उनको यूनिट्स की सेल की जाएगी, राइट। वो पैसा जो उनके पास से आया है उसी के बराबर की उनको यूनिट्स बेच दी जाएंगी, उसमें एक या एक स्कीम से ज़्यादा हो सकती है। ये पैसा जो आगे जाके इन्वेस्ट होगा, ये मनी मार्केट, इक्विटी मार्केट, गोल्ड रिलेटेड, सिल्वर रिलेटेड या रियल एस्टेट में जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हमने वो जो अभी डेफिनेशन पढ़ी ये वहीं से निकल के आ गई। तो ये तो म्यूचुअल फंड की बात हो गई, लेकिन सवाल ये आता है कि अब इसे किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। जो इसका लीगल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। और कारण ये है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आखिरकार सेबी ने क्यों सजेस्ट किया जी ऐसे ही होना चाहिए। उसका पर्पस केवल इतना है कि इनमें मल्टीपल स्कीम्स के अंदर बहुत तरीके से पैसा आ रहा है, बहुत सारे अलग अलग लोगों को जब जोड़ दिया जाएगा और एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाएगी, तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है उसका पैसा सेफगार्ड हो जाएगा। तो अल्टीमेट बेनिफिट जिसके लिए ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इसीलिए पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड का सिस्टम है इस तरीके से उसके लीगल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अब पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि इसको म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के रूप में पहले रजिस्टर कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर करा सकते हो, आप एलएलपी के रूप में रजिस्टर करा सकते हो, आप कंपनी के रूप में रजिस्टर करा सकते हो। और कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, 1% कंपनी हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल तरह की कंपनीज हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि जो भी यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर बनाना है
तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी। ट्रस्ट के लिए हमारे यहाँ इंडिया में एक ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, वही पुराना चला आ रहा है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। उसी के तहत पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है, उसमें ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं और वहाँ पर ये सारा का सारा काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस ट्रस्ट को बनाने के लिए कुछ लोग आएंगे, ठीक है। ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज आते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं स्पॉन्सर्स। जो व्यक्ति ट्रस्ट को क्रिएट करे, क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, वो कहलाता है स्पॉन्सर। तो जब हमने यहाँ बातचीत की कि स्पॉन्सर हैं, ये स्पॉन्सर्स कौन है भैया? यही वो लोग हैं जो ट्रस्ट को क्रिएट करेंगे, उसी में ट्रस्टी आएंगे। ट्रस्टी अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट ये जो बनी, इट इज क्रिएटेड बाय वन और मोर स्पॉन्सर्स, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा स्पॉन्सर्स जो हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। यही उस म्यूचुअल फंड के मेन बिजनेस के मेन खिलाड़ी हैं, यही वो मेन पर्सन्स हैं जिन लोगों ने क्या किया है, हाँ जी, जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड को बनाया वही बिजनेस कर रहे हैं। अब जब एक तरफ क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट है यानी उसके स्पॉन्सर्स हैं, तो ट्रस्ट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए बनाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ ट्रस्ट का आपको, कि एक दादाजी हैं और उनका एक ही पोता है, उनका लाइफ में और कोई रिश्तेदार बचा ही नहीं, सबकी डेथ हो गई मान लीजिए। अब दादाजी की उम्र ज़्यादा हो गई है और पोता भी माइनर है, तो दादाजी ने अपने सॉलिसिटर को बुलाया और कहा कि मैं अपनी ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रस्ट के नाम कर रहा हूँ, एक ट्रस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें सॉलिसिटर साहब आपको मैं ट्रस्टी बना रहा हूँ। वो खुद स्पॉन्सर हो गए और सॉलिसिटर, वो वकील जो था, वो ट्रस्टी बन गया और ये कहा कि जब मेरा ये पोता मेजर हो जाए, 18 साल का हो जाए, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जानी चाहिए, और दस्तखत सारे कर दिए, क्योंकि उनको डर था कि भाई कहीं मेरी भी डेथ ना हो जाए तो मेरे पोते का क्या होगा। तो अब वो जो प्रॉपर्टी है वो कानूनन एक ट्रस्ट बन गया। अब वो अल्टीमेटली जिसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया गया वो ट्रस्टी, लेकिन इस पूरी ट्रस्ट का, इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट है वो किसका है, वो कौन ले रहा है? वो उनका पोता ले रहा है, वो कहलाता है बेनिफिशियरी, ठीक है जी। तो ये हो गया बेनिफिशियरी। सो एवरी ट्रस्ट हैज़ बेनिफिशियरीज, और बेनिफिशियरीज कौन है भैया? जिन लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा इस फंड में लगाया, उन्हीं को तो बचाना है, उन्हीं के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना है। तो भैया ऐसे स्थिति में यही लोग पैसा लगा रहे हैं, उसका बेनिफिट उनको ही मिलना चाहिए। तो जो ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं ये वही लोग होंगे जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को खरीदा, यानी वेरियस स्कीम्स में पैसा लगाने वाले जो इन्वेस्टर हैं वो क्या बन गए? वो बन गए बेनिफिशियरीज। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? अब म्यूचुअल फंड जो है पूरा का पूरा जब ट्रस्ट के रूप में बनाया गया तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना। ट्रस्ट बनाने का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बोला जाता है ट्रस्ट डीड, लिखित में सब कुछ होगा। तो ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा उसके तरीके भी लिख दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ स्पॉन्सर्स आ गए जिन्होंने उस ट्रस्ट को बनाया, यानी क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, दूसरी तरफ बेनिफिशरीज आ गए और एक तरफ ट्रस्टीज आ गए, ठीक है, जिन पर ट्रस्ट किया गया। और ये सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उसे बोलते हैं ट्रस्ट डीड, ठीक है ना। तो किसके बीच हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया था, दादाजी और वो सॉलिसिटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। स्पॉन्सर हो गए दादाजी और वो जो ट्रस्टी है वो कौन हो गया? सॉलिसिटर। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी कौन हो गया? वो पोता। यहाँ पर स्पॉन्सर हो गए वो लोग जिन्होंने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को क्रिएट किया। वो ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करेंगे कि आप ये काम करो, ठीक है ना। आपके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो स्पॉन्सर्स और ट्रस्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ट्रस्टी का काम हो गया, ठीक है जी, जो ट्रस्ट मुझ पर किया गया मुझे उसी को फॉलो करना है, और वो सारा का सारा जो भी तरीका है वो यहाँ पर ट्रस्ट डीड में लिख दिया गया। द ट्रस्ट एक्ट्स थ्रू इट्स ट्रस्टीज। तो ट्रस्टी ही है जो उसे चलाएंगे, ठीक है कि नहीं। इन्हीं का काम है कि जो इन्वेस्टर है, जो बेनिफिशियरी है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। समझे मेरी बात क्या नहीं? तो ट्रस्ट डीड जब बनेगी तो भैया स्पॉन्सर का भी नाम आएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दो पार्टी से, मान लो ए और बी, तो दोनों का नाम आएगा, तो स्पॉन्सर का नाम भी आएगा और ट्रस्टी का नाम भी आएगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? लेकिन
उन ट्रस्टीज को बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ट्रस्टी बन गया तो बन गया, तो आप उसे चाहो तो चेंज कर लो, कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगा। तो पहले ट्रस्टी का जो नाम आना था वो ट्रस्ट डीड में आ गया, लेकिन उसमें उसे बदलने का तरीका भी लिख दिया जाता है कि अगर इन्हें बदलने की जरूरत पड़ी, किसी को नया अपॉइंट करना पड़ा, तो उस केस में सिस्टम क्या होगा। समझे मेरी बात कि नहीं? तो चाहो तो आप ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहते हो किसी इंडिविजुअल को कर लो, आप चाहो तो किसी कंपनी को अपॉइंट कर लो जी, आप ये सारा का सारा काम कर लो। लेकिन अगर इंडिविजुअल जो है, मान लो 5 इंडिविजुअल को बना लिया गया, आप आओ जी ट्रस्ट बनाओ, 7 इंडिविजुअल को बना लिया गया, तो वो कहलाएंगे मिलकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। लेकिन मान लिया जाए आपने किसी कंपनी को अपॉइंट कर लिया, तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मिलकर डिसीजन लेंगे, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएंगे। और अगर वो इंडिविजुअल्स है तो कहलाएंगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो इंडिविजुअल्स के केस में अगर ट्रस्टीज इंडिविजुअल है तो वो कहलाएंगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, लेकिन अगर ये कंपनी है तो उस केस में ये कहलाएंगे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अब उन्होंने ट्रस्ट भी कर लिया, ठीक है जी पैसा आया है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ट्रस्टीज ने सब काम कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है जी हम इसको चलवाते हैं, लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं कि पैसा आ रहा है जा रहा है, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए ना, एक तरह से जो ट्रस्टी हो गए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मान लो हम किसी रिलायंस की बात कर लो एग्जाम्पल, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या रिलायंस का मान लो जो जियो का टेलीकॉम का कोई सिम बेचना है तो वो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। या कोई सर्विसेज देनी है, उस सर्विसेज को देखना, तो मल्टीपल मैनेजर्स रखे हुए हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे लोग रखे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसको करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि आप ये काम करो जी। तो स्पॉन्सर्स ने किसको बनाया, ट्रस्टी को, उनके साथ एक ट्रस्ट डीड बना ली, किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। अब सारा का सारा खेल कौन चला रहे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। उन्होंने ही डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए अपने नीचे बंदे अपॉइंट करने हैं, तो वो बंदे अपॉइंट करने हैं, उसके लिए वो क्या कर देंगे, किसी कंपनी को ही अपॉइंट कर देंगे। इसका मतलब उस एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो पूरा म्यूचुअल फंड चलाएगी, डे टू डे ऑपरेशन करेगी, उसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, या फिर तो द एएमसी इज अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर और द ट्रस्टीज। जनरली ये काम ट्रस्टी कर लेते हैं, लेकिन स्पॉन्सर चाहे तो स्पॉन्सर कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली तो ये है कि अगले लेवल पर अपॉइंटमेंट करनी है, स्पॉन्सर के पास भी ये पावर लगातार बनी रहती है। अब द ट्रस्टीज एग्जीक्यूट एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। वो ट्रस्टी ही क्या करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट करेंगे कि आप हमारे सारे के सारे मनी को इन्वेस्ट करोगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसमें पैसा कमा कर देना है। तो उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो ये ट्रस्टी बनाएंगे। अब एएमसी जो है सारी की सारी स्कीम को मैनेज करती है, करेक्ट, यानी जो पैसा आया वो कहाँ कहाँ लगना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऑडिट में भी ना एक चीज़ होती है इंटरनल कंट्रोल। जब ऑडिट होती है अकाउंट्स की तो उसमें इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पर भी वही इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है कि भाई आपने भले ही पैसा मैनेज करने की ताकत, उस स्कीम को चलाने की ताकत एएमसी को दे दी कि वो पैसा कहाँ लगाएं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज़ आएंगी अगर वो भी एएमसी के हाथ में दे दी तो मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस हैं। इसीलिए क्या किया जाएगा, किसी बैंक को क्या कर दिया जाएगा, उन एसेट्स की सिक्योरिटी दे दी जाएगी। मान लो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट किया या इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उस सारे के सारे एसेट को, या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया तो भैया उसके लिए कस्टोडियन की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। तो वो किसकी कस्टडी में रहेगा, वो कस्टोडियन की कस्टडी में रहेगा। जैसे कि ये सारे के सारा गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी सिक्योरिटीज़ है, रियल एस्टेट है, इन सब के पेपर्स, ये सारे के सारे कस्टोडियन के पास जाएंगे और ये भी
किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? ट्रस्टीज के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए ट्रस्टीज ने या स्पॉन्सर्स ने एएमसी को अपॉइंट किया, लेकिन वो जो एसेट खरीदेंगे, अपनी जो स्कीम बनाएंगे, भैया उसके अगेंस्ट जो एसेट आएंगे उसकी कस्टडी वो दे दी गई कस्टोडियन को। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया जी? इन्वेस्टर्स ने मल्टीपल स्कीम्स जो निकाली, जैसे एसबीआई ने स्कीम्स निकाली, आ जाओ जी आ जाओ, हमारे पास ये मल्टीपल स्कीम्स देख लो हमारी, ठीक है। उन्होंने कहा ये देखो जी हमारे इन्वेस्टमेंट ये प्लान देख लो, हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड देख लो, हमारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम देख लो, हमारे डेट म्यूचुअल फंड देख लो, हाइब्रिड देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो उसी तरह से जैसे यूटीआई है, यूटीआई ने अपने म्यूचुअल फंड बताया जी एसेट क्लास हमारे ये वाले हैं, इक्विटी में, डेट में, ओवरनाइट फंड्स, हाइब्रिड फंड, ये सब बातें बता चुका हूँ, सॉल्यूशन बेस्ड फंड्स। तो वो तरह तरह के जो हैं आपके पास वो ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है उसका रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा कि किसके पास कितने शेयर आए, या कितना गोल्ड गया, या किसके पास कितने रियल एस्टेट की वैल्यू आई, ये सब इसको रिकॉर्ड कौन करेगा? रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, उसके लिए भी एक अलग व्यक्ति चाहिए, उसके लिए भी अलग अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो उसका जो रिकॉर्ड है इन्वेस्टर्स का, वो यूनिट होल्डिंग जो है दैट मे बी मेंटेन्ड बाय एएमसी इटसेल्फ। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कई बार एएमसी के पास उसको काम को करने की ताकत नहीं होती, इसीलिए उसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो अभी आपने क्या क्या नाम सुन लिए, सबसे पहले हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहला स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ने अपॉइंट किया ट्रस्टी को, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके कारण वो ट्रस्ट बनी। ट्रस्ट को जो बनाया गया जिस रिटन डॉक्यूमेंट से, वो ट्रस्ट डीड थी। इस ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है वो कौन है जी? वो बेनिफिशियरी है इन्वेस्टर, उसी के बेनिफिट के लिए काम किया गया। अब ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट तो कर दी गई, लेकिन ट्रस्टीज तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह ऊपर बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह। अब ये जाके नीचे वाले काम, उसकी मैनेजमेंट का काम थोड़ी करेंगे। तो या तो स्पॉन्सर या फिर ट्रस्टी ने मिलकर किसे अपॉइंट कर दिया? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। जी आप करो ये काम। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इनके बिहाफ पर क्या करेगी? इसको मैनेज करेगी। लेकिन मैनेज करना अलग बात है, जो एसेट खरीदे उसको कस्टडी में रखना अलग बात है। तो यही ट्रस्टी कस्टोडियन की अपॉइंटमेंट कर देंगे। कस्टोडियन की जो अपॉइंटमेंट हो गई, वो सारे एसेट को अपनी कस्टडी में रख रहा है। लेकिन जब इन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया इनकी स्कीम्स में, तो भैया उसके अकाउंट की भी तो डिटेल रखनी पड़ेगी। तो कहाँ गए, कितने शेयर आए, वो आरटीए करेगा। राइट, जनरली ये काम आरटीए करता है, लेकिन अगर ये एएमसी का जी हम ये कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, तो फिर एएमसी कर ले, उसमें अकाउंट्स को रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आरटीए जो है वो बेसिकली ये काम करता है। तो आपने देखा 1, 2, ये ट्रस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के रूप में ही बना है ना। फिर ये ट्रस्ट डीड के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टर के यानी बेनिफिशियरी के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद आपने एएमसी के बारे में पढ़ा, फिर आपने कस्टोडियन के बारे में पढ़ा, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, आरटीए के बारे में पढ़ा। ये 8 चीज़ें हमने अच्छी तरह से देख ली, ठीक है ना। तो ये था सारा का सारा सिस्टम कि किस तरीके से जो है इसमें लोगों की अपॉइंटमेंट होती है और ये कैसे चलता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला हिस्सा, ठीक है। इनके बारे में और बातचीत होगी लेकिन अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।